Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। क्या दरवाजे पर दस्तकों का भी संदर्भ बदल सकता है? एक दस्तक जो 1998 में एक नेता के दरवाजे पर हुई, जिसने तमाम जिंदगी कांग्रेस की पॉलिटिक्स की थी, लेकिन उस लोकसभा में वो बतौर निर्दलीय जीत कर आया था। तो क्या हुआ जो कभी वो गांधी परिवार का खास माना जाता था? तो क्या हुआ जो कभी वो देश का शक्तिशाली होम मिनिस्टर होता था? मैं बात कर रहा हूं उस वक्त जालौर से निर्दलीय सांसद जीत कर आए बूटा सिंह की। बूटा सिंह के दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे जॉर्ज फर्नांडिस। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन रही थी। 13 दिन का प्रयोग विफल हुआ था, इसलिए 1998 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ जोड़ने की बात थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने न सिर्फ बूटा सिंह का समर्थन लिया, बल्कि उन्हें अपनी सरकार में, अपनी मंत्रिपरिषद में भी जगह दी और संचार मंत्री बनाया गया। लेकिन एक महीने बाद ही बूटा सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और इसकी वजह थी जयललिता की नाराजगी। दरअसल जयललिता के एक मंत्री थे आर मुथैया, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले के चलते इस्तीफा देना पड़ा। एआईएडीएम के कोटे से वो मंत्री थे और तब जयललिता ने मांग की कि तब तो सारे दागी मंत्रियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। बूटा सिंह के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड का केस चल रहा था। ऐसे में उनसे भी इस्तीफा लिया गया और इससे बूटा सिंह बहुत नाराज हो गए। और कहा जाता है कि बूटा सिंह की इस नाराजगी के बाद कथित तौर पर प्रमोद महाजन ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, बूटा सिंह को ये समझाया भी अपने अंदाज में, कुछ तुर्शी के अंदाज में, कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वरना। और इसको लेकर भी बूटा सिंह बहुत नाराज हुए। उन्होंने सार्वजनिक की ये नाराजगी। एक बरस बीता होगा मुश्किल से कि एक बार फिर से बूटा सिंह के दरवाजे पर दस्तक होती है। इस बार फिर से जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो जयललिता की पार्टी के समर्थन लेने के बाद से एनडीए का नंबर गेम दुरुस्त रहे, इसकी जुगत में लगे थे। और तब बूटा सिंह से कहा गया कि आप सरकार को समर्थन दीजिए और आपकी जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी चिंता की जाएगी। लेकिन बूटा सिंह ने इस दफा साफ इनकार कर दिया। कहा कि पहले मुझे कैबिनेट से निकाला, फिर महाजन ने धमकाया भी, इस तरह की बात हुई। और ये तो हम जानते ही हैं कि उसके बाद जो विश्वास मत हुआ, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। 270, 269, एक वोट का फासला था। वो एक वोट किसका था, इसको लेकर खूब बहस होती है। कभी सैफुद्दीन सोज का जिक्र आता है, कभी गिरधर गमांग का जिक्र आता है। वो एक वोट बूटा सिंह का भी हो सकता था। बाद में बूटा सिंह और कल्पनाथ राय, जो उस समय समता पार्टी के साथ थे, शायद वो कांग्रेस में चले जाते हैं और हम तो ये जानते ही हैं कि फिर वो बिहार के गवर्नर बनते हैं और तमाम भूमिकाओं में और कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। कंट्रोवर्सीज ये सियासत का अभिन्न हिस्सा है और सियासत की बात करते हैं हम लल्लन टॉप के वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में। अगर आपको पता चले कि आप सांसद को नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। चुनाव का मौसम है और मैं उस राज्य में पहुंच गया हूं जहां पर चुनाव सबसे ज्यादा जोरदारी से प्रेक्षकों को लगता है लड़ा जा रहा है। बंगाल की जमीन में इस वक्त कोलकाता में हूं, पुराने ढर्रे पर कहूं तो कलकत्ता में हूं और अंग्रेजियत के लहजे में कहूं तो कलकत्ता में हूं। और आज हम नेता नगरी में बंगाल के मसले पर बात करेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार जो अब प्रोफेसर हो गए, उनसे, उन्होंने एक किताब भी लिखी है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए इन दो विषयों के साथ शुरू करते हैं नेता नगरी। सबसे पहले बात बंगाल की। नेता नगरी में अब वक्त है बंगाल की राजनीति पर डिस्कशन करने का, चर्चा करने का, अड्डेबाजी करने का, बंगाल के लहजे में कहें। और नेता नगरी में आज मेरे साथ जुड़े हैं आईएमसी ढेनकनाल में जर्नलिज्म के प्रोफेसर और बंगाल में एक दशक से ज्यादा तक पत्रकार के तौर पर एक्टिव रहे संबित पाल, जिनकी एक कमाल की किताब भी है ब्लूम्सबरी से, द बंगाल कंडम,
द राइज ऑफ द बीजेपी एंड द फ्यूचर ऑफ द टीएमसी। और सिफारिश सेक्शन में भी मैं इस किताब के बारे में बात करूंगा, बिकॉज इस किताब से मुझे काफी पॉलिटिकल इंसाइट मिल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एज अ रीडर। आई वांट टू थैंक यू मिस्टर पाल। थैंक यू सो मच। में आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हम तो अभी मतलब हमारे रिपोर्टर्स कुछ महीनों से हैं, हम कुछ दिनों से हैं, और सबको यही पूछ रहा है कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है। तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये जनता तय करे। आपके हिसाब से कौन से डिसाइसिव फैक्टर लग रहे हैं अब जब फर्स्ट फेज की पोलिंग कल होने वाली है? गुस्सा। लोगों का गुस्सा जो था 2019 में जो देखा हम लोगों ने, ये एक बहुत बड़ा कारण था फॉर द राइज ऑफ बीजेपी एंड द फॉल ऑफ टीएमसी इन अ सेंस। वो गुस्सा कम हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पीपल वर एंग्री विद टीएमसी फॉर वेरियस रीजंस। एक तो है भ्रष्टाचार का जो मामला था एट द ग्रासरूट लेवल विद द टीएमसी लीडर्स, लोकल लीडर्स, दे वर रियली वेरी अपसेट। तो वो एक गुस्सा था। गुस्सा ये भी था 2018 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे एटलीस्ट 34% सीट्स में टीएमसी बिना कंटेस्ट किए हुए जीत गए थे, और बहुत सारे लोग वोट दे नहीं पाए। बहुत वायलेंस भी उसमें हुआ था। So people were angry, and as you know, भ्रष्टाचार के बाद जब मैं कर रहा हूं, तो ये काटमानी का डिबेट अब लोगों ने सुना होगा। तो वो ये सब इशू को लेके लोग बहुत गुस्से में थे टीएमसी के खिलाफ। तो उसका रिफ्लेक्शन 2019 में आया था। और उसके अलावा तो और भी मतलब रिलीजियस पोलराइजेशन बोलिए, ये पोलराइजेशन का जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कुछ इलाका में हुआ था, ये सब रीजन तो था ही। अगर ये गुस्सा कम हो गया लोगों का, अगर वो सोचते ठीक है ममता बनर्जी को आना है फिर से, तो लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे। अगर वो गुस्सा कम नहीं हुआ तो दे विल गो फॉर बीजेपी। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं आप सब लोगों को पढ़ के, थोड़ा बहुत अपनी राजनीतिक समझ लोगों से बात करके, टीएमसी इज लार्जली रिलाइंग ऑन 3 फैक्टर्स। 1, पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने जो एग्रेसिवली कुछ वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने की कोशिश की है ना। और दूसरा, उनको ये लगता है कि ठीक है लोग टीएमसी से नाराज हो सकते हैं या नीचे के लेवल के उससे, लेकिन ममता बनर्जी का करिश्मा या अपील अभी भी बरकरार है, ऐसा उनको लगता है। और तीसरा, दे आर प्लेइंग बिग टाइम ऑन द बंगाली आइडेंटिटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एग्जैक्टली ये जो आपने 3 इश्यूज के बात किए हैं कि 3 levels on which people will probably decide, ये सही है। Because Mamata Banerjee has done a lot of things for the people at every level. जैसे आपने बात किया है, ये जो हम लोगों ने डोल पॉलिटिक्स बोलते हैं, she had schemes for everyone. Or in the last 2-3 months, we had seen a scheme called Duare Sarkar. So the government had gone, in the neighborhood. Massive turnout for that policy. Yes. Yeah. So that had given a lot of response, and she has extended. ये जो शास्त्र साथी करके एक स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, सबको उसके ब्रैकेट में ले आई। हाँ, वो सबको एक्सटेंड किया है। तो शी इज ट्राइंग टू रीप द बेनिफिट ऑफ दैट। ये बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्ट्रियल फेस कौन है, और ममता बनर्जी का स्टेचर का कोई लीडर बंगाल में बीजेपी का है नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए मोदी जी को लाना पड़ रहा है सामने। द प्राइम मिनिस्टर इज द फेस फॉर द बीजेपी, और ये डेवलपमेंट के इशू पे चर्चा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक इशू है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कौन है। और अपने जो बात किया है ये आउटसाइडर और बंगालीज का, ये भी एक इशू है। और सबसे बड़ा ये इंटरेस्टिंग इशू है इन दिस इलेक्शन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, जो वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट आई डोंट नो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा कास्ट पॉलिटिक्स कभी देखा नहीं गया है वेस्ट बंगाल में। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग, एंड एज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, ये कास्ट पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। सवाल, आपको लगता है कि ये असर्शन ऊपर से है, ऐसा तो नहीं कि ये सबॉल्टन अपने आप को एक पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर, चाहे वो नमो शूद्राज हो, चाहे राजवंशीज हो, चाहे टी ट्राइब्स हो, चाहे जंगल महल के इलाकों के लोग हों,
वो भी अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को असर्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, ऊपर से भी आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और नीचे से भी वो चर्निंग चल रही है। हाँ, ये तो है, ऊपर से हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है, बट ये तो हर समय था। ये मतुआ का इश्यूज हम लोगों ने देख रहे हैं 2008 से, जब लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट में था, उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू ऊ देम, मुस्लिम्स को भी वैसे ही आपने अपनी किताब में भी विस्तार से जिक्र किया है इस चीज का कि कैसे वो पहले टीएमसी के सपोर्ट में आए। और राइट तो ये दो कम्युनिटीज था जिसको ममता बनर्जी टारगेट कर रही थी फॉर हर वोट बैंक। नाउ व्हेन बीजेपी केम इनटू द गेम आफ्टर 2017, जो पुश लाया उन लोगों ने, यूकेस पॉलिसीज जो उन लोगों का था कि नाउ इट्स टाइम टू कैप्चर बंगाल, तब से ये होल गेम हैज चेंज्ड एंड ममता बनर्जी हैज ट्राइड टू एड्रेस ऑल दिस कम्युनिटीज सेपरेटली, जो मेरे हिसाब से जिसका जरूरत नहीं था शायद। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स के कारण से या आइडेंटिटी के कारण से ये 2019 का रिजल्ट नहीं आया था। वीक ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा कारण था, उसके ऊपर गुस्सा जैसे मैंने बताया वो था। तो ममता बनर्जी जितना उन लोग जो डेवलपमेंट बोलती है जिसको, वो अगर उसके ऊपर फोकस करती, शायद वो इस चक्कर में नहीं आ कि ये कास्ट पॉलिटिक्स का चक्कर में, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का चक्कर में, एंड शी हैज पैन्ड इट, क्योंकि हर कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, राइट, from Bagdis and scheduled caste, scheduled tribe, Rajbangshis, and that was limited to only Darjeeling area, jahan she wanted to play a divide and rule policy, तो कि गोरखा का assertion जो है वो that remains under control, ये उनका सोच। but when she had got that result in 2019, ये उनको समझाया गया है, मुझे ये लगता है कि आप ये टाइम है कि आप अलग अलग कम्युनिटी पे ध्यान दीजिए और उन लोगों का डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए, जिसके कारण ममता बनर्जी अभी ये बोल रही है that I have fielded 79 SC candidates, whereas the seats for the reserve seats for the SC 69. So 10 more than the reserved seats she has fielded these candidates. मुझे लगता है इसका कोई जरूरत नहीं था, but of course the BJP's aggression जो था, and BJP is also trying to kind of mobilize these people, लेकिन उन लोगों का विचारधारा जो है वो अलग है, और ममता बनर्जी का जो गोल है वो इलेक्शन है, ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अभी ये बंगाली आइडेंटिटी की बात आई तो बीजेपी कहती है कि भाई क्या दिलीप घोष बंगाली नहीं है जो लड़ रहे हैं जमीन पे, क्या स्वपन दास गुप्ता बंगाली नहीं है, लॉकेट चैटर्जी बंगाली नहीं है, बाबुल सुप्रीयो बंगाली नहीं। तो ये को उस नैरेटिव को अपने हिसाब से, इसीलिए नरेंद्र मोदी बार बार सभाओं में कह रहे हैं कि भाई एक बंगाली ही, एक भूमिपुत्र ही मुख्यमंत्री बनेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीजेपीज स्ट्रेटजी? मतलब मोमेंटम उन्होंने कंटिन्यू रखा है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि कई लोग अब बोल रहे हैं कि साहब लोकसभा चुनाव की बात अलग होती है क्योंकि तब आदमी मोदी जी को देख के वोट देता है, और वो उन्होंने ऐसे 14 और 17 ऐसे अलग अलग स्टेट्स के एग्जांपल देते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मोमेंटम को और बिल्ड किया है। लेकिन वो थोड़ा तल कट गया था जब कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस किए थे इन लोगों ने, तो बहुत ये काइंड ऑफ लॉट ऑफ एजिटेशन। वर्कर से बात करते हुए ये लग रहा है कि कई लोग बोल रहे हैं कि यार कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ी तो हुआ होगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स तो ऐसा था कि ये टीएमसी का एक एमएलए थे जो जिन्होंने बोला कि हम लोग कैंडिडेट नहीं बनेंगे, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं बनेंगे, बीजेपी हम लोग ज्वाइन ही नहीं किए हैं। तो ऐसा फिर जैसे अशोक लाहिड़ी के केस में हुआ कि एक जगह से कैंडिडेट डिक्लेयर किया, फिर चेंज करना पड़ा। एग्जैक्टली। और बीजेपी की टॉप लीडरशिप का ये कहना है कि भाई जब आप एक बड़ा चुनाव लड़ रहे हो तब इस तरह की नाराजगियां बहुत नेचुरल हैं। ये सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइजेशन है। मुझे पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को रिवैम्प कर रहे थे या पुश दे रहे थे, दे हैड सेंट डिफरेंट प्रचारक फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जिन लोगों ने लास्ट 2 years दे आर वर्किंग एट द ग्राउंड,
लास्ट सितंबर अक्टूबर में उन लोगों ने 5 ऐसे, जिसको हम लोग पंच पांडव बोल रहे थे बीजेपी का, वो प्रचारक जो थे वो लोग काम कर रहे थे। तो इसी तरह से दे हैड गिवन अ पुश टू द ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली। They have tried to polarize people. That is another thing that has happened at different levels. ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हुआ है, रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ है। जैसे हम लोगों ने कास्ट की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टाइप्स का पोलराइजेशन हो रहा है। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो आसानसोल में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं, वो बता रहे थे कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है उधर आसानसोल में, वो है हिंदी स्पीकिंग हिंदूज वर्सेस उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम। ओके, वैसा पोलराइजेशन आप नदिया डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो उधर वैसे पोलराइजेशन नहीं है। उधर क्या हो रहा है, मतुआस वर्सेस बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स या हिंदूज एंड बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स। तो वो दूसरी तरह का पोलराइजेशन हो रहा है। जंगल महल एरिया में जाएंगे तो आदिवासी का कुछ अपना डिमांड्स है, उसको लेके उधर पोलराइजेशन का काम चल रहा है। तो ऐसे डिफरेंट लेयर्स पे पोलराइजेशन हो रहा है, एंड दैट हैज बीन बीजेपी's पॉलिसी एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, क्योंकि ममता बनर्जी उसी ट्रैप में आ गए हैं। और अगर आप नंदीग्राम में गए होंगे या उन लोगों का कैंपेन सुने होंगे, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी जिसने बीजेपी ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो इतना फियर्स कम्युनल कैंपेन मैंने देखा नहीं लास्ट 10-15 years in Bengal. We haven't seen this kind of fierce open communal campaign कि हिंदूज को टारगेट करना है या मुस्लिम्स को टारगेट करना है। That's amazing, in a sense in Bengal. तो BJP has been successful in trapping Mamata Banerjee, and Mamata Banerjee has fallen into the trap. Organizational push-up अच्छा है। जंगल महल एरिया में they have still they are still holding ground, जो मुझे खबर मिल रही है, and I've talked to people there, वो हो रहा है। मतुआस वोट लेके थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि सीए अभी तक लागू नहीं हुई है। तो ये सब इशू को कैसे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री उनके धार्मिक स्थल पर भी पहुंचे। एग्जैक्टली, आज तो उधर ही गए थे। तो यस, so they're trying in various ways to woo the voters. Do you think, this is my last question, Mr. Pal, do you think that ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन है 2021 का, ये बंगाल के आगे के कई डिकेड्स की पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा? It's that decisive? It is decisive, and not only this election. I take 2019 to be that decisive election which has changed the course of Bengal politics. और ये ऐसे ही होने वाला है। अगर ममता बनर्जी फिर से आ जाती है, तब भी ये जो पॉलिटिक्स है बंगाल का, it will go in a different track which will not be very much left leaning, unless ये लेफ्ट का जो यंग जनरेशन आने वाले हैं, if they can come up in a big way and reorganize the party, this is going in a rightward direction. ये तो जाने वाला है। ये बीजेपी आए तो ऑफ कोर्स, ममता बनर्जी आए तभी भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। मिस्टर पाल, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर राइटिंग दिस बुक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नेता नगरी के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की उथल पुथल की, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया टुडे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार साहिल जोशी जी। साहिल जी, जब मैं आपका परिचय सोच रहा था तो ये लाइन मेरे दिमाग में आई, वरिष्ठ पत्रकार। कितने वरिष्ठ हैं आप? कब आपने शुरुआत की थी पत्रकारिता की? मैंने दरअसल मेरा जब इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, तभी मैं पार्ट टाइम मैंने काम करना शुरू किया था। अच्छा, लेकिन किस तरह की बात है? ये बात होगी 99, 2000 और 2001 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया। तब चुनाव आए थे 99 में महाराष्ट्र में, तो बहुत शिवसेना भाजपा की महायुति की सरकार का टर्म पूरा हुआ था। हाँ, टर्म पूरा नहीं, पहली दफा चुनाव लड़ रही थी विधानसभा। उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव कराए थे लोकसभा, नहीं सॉरी, टर्म खत्म हुआ था, करेक्ट, टर्म नहीं, 6 महीने पहले चुनाव कराए थे 99 में। और उस वक्त हम लोग, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर में मेरी एडमिशन हो गई थी
और तब ऐसा लग रहा था कि यार इलेक्शन आ रहा है, इंटरेस्ट बहुत था। तो एक लोकल चैनल शुरू हो रहा था, मराठी चैनल, तो उनको चाहिए थे नए नए लोग जो सस्ते में काम कर सके बेसिकली। तो इसके लिए हमने शुरुआत की वहां से, और उसके बाद फिर एक बार उसमें घुस गए तो उसमें घुस ही गए। मतलब उसके बाद मतलब एक्चुअली मैंने कोई जर्नलिज्म का कोर्स किया है नहीं। ओके। ना कोई एशिया न्यूज इंटरनेशनल से कोर्स किया है, ना कोई दिल्ली के जामिया मिलिया या बाकी, वो तो इनका है, लेकिन बाकी जनरली किसी कहीं से वो मेरी एंट्री ऐसी हो गई है इंटरेस्ट के वजह से, इलेक्शन में इंटरेस्ट के वजह से मेरी एंट्री हो गई। एक बात बताइए, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द करंट सिनेरियो, हाँ। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार ने जल्दी चुनाव करवाए थे। इसको लेकर खूब चर्चा होती है कि अच्छा मॉनसून था, प्रमोद महाजन की स्ट्रेटजी थी, या जीडीपी ग्रोथ अच्छी थी। ये महाराष्ट्र में जल्दी चुनाव करवाने के पीछे क्या वजह थी बाल ठाकरे या भाजपा के मन में? एक्चुअली हुआ यह था कि 99 में, इफ यू रिमेम्बर, तब कारगिल वॉर खत्म हुआ था मेरे ख्याल से, जुलाई में, जुलाई 1999 में, जुलाई 1999। और मतलब उसको लेकर प्रमोद महाजन को नारायण राणे ने कभी जिंदगी में माफ नहीं किया, वो 99 चुनाव जल्दी कराने की वजह से। क्योंकि नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे, मनोज जोशी को हटाया गया था, और नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया था 6 महीने पहले, ठीक है। और उन्होंने मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं था कि नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो बाला साहब को लगा कि नहीं, मनोज जोशी उनकी बात सुनते नहीं है, उन्होंने नारायण राणे को बना दिया। और प्रमोद महाजन की सुनकर इन्होंने डिसाइड किया कि चुनाव जल्दी कराएंगे हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनका कैलकुलेशन ये था कि विजय दिवस हम सब जगह पे मना ही रहे हैं, और उसमें विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे, तो हम लोग उसी में साथ लोकसभा के साथ हुए थे चुनाव, लोकसभा के साथ में चुनाव हुए थे। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि चलो साथ में ही हो जाएगा दोनों का। और हुआ ये कि तब कांग्रेस एनसीपी अलग अलग लड़े चुनाव। जी। पवार ने एनसीपी बना ली थी 1999 में। 99 में, मतलब जो 2019 में गेम हुआ ना, करीब करीब उसी तरीके से गेम 99 में भी हुआ था जी। चुनाव अलग अलग लड़े। शिवसेना बीजेपी को भी ठीक ठाक सीटें मिली थी, 120-22 तक पहुंच गए थे। कांग्रेस अपने बलबूते पर 75 सीटें लेकर आई थी। एनसीपी ने पूरा थर्ड फ्रंट का खेमा बनाया था, जनता दल, पीडब्ल्यूपी, छोटी छोटी पार्टियां, और वो लोग भी कुछ 65-70 तक आ गए थे। अब किसी ने सोचा नहीं था कि 2 महीने पहले सोनिया गांधी को के विदेशी का मुद्दा बनाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाने वाले 2 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, तब ये सोचेंगे यार कांग्रेस के साथ सरकार ही बना लेते हैं करके। तो उसमें शिवसेना बीजेपी का गेम पलट गया, और तब बीजेपी को ऐसा लगा कि ये मौका है कि हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय बहुत जीत कर आए थे। और शरद पवार ने मना कर दिया कि नहीं, अब बाला साहब ने मना कर दिया कि ये सब नहीं चलेगा, बनेगा तो हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। और उसके वजह से सेना बीजेपी की सरकार नहीं बनी उसमें। और किसी ने सोचा नहीं था कि शरद पवार जो कांग्रेस के खिलाफ निकलकर पार्टी बनाए हुए हैं 6 महीने पहले, वो कांग्रेस के साथ ही चले जाएंगे। और उसके चक्कर में उनकी सरकार बन गई यहाँ पर, 15 साल तक चल गई। तो अनप्रेसिडेंटेड उस वक्त भी हो गया। मतलब 2 महीने पहले जो कांग्रेस को इतनी गाली देने वाले हैं शरद पवार, शिवसेना बीजेपी को लगा था कि ये तो और भी अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा, कांग्रेस और भी टूट गई है, हम लोग तो आराम से निकल जाएंगे। ये तो खेल ही उल्टा हो गया उस वक्त। पवार वापस कांग्रेस के साथ चले गए, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। इस तरीके से हो गया। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था 99 में। इस कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 21 साल 22 साल आगे बढ़ाते हैं। ठाकरे अभी भी हैं, अब वो उद्धव ठाकरे हो गए हैं। पवार अभी भी हैं, 70 के दशक से हैं। व्हाट अ लॉन्ग पॉलिटिकल करियर। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रभावी भूमिका में है, तब भी केंद्र में थी, तब गठबंधन की शक्ल में थी, अब अभी भी गठबंधन है, लेकिन सरकार अपने दम पर है। वो गठबंधन की ना तो मजबूरियां हैं, ना ही एनडीए का एजेंडा है, वो बीजेपी का एजेंडा है। और हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनी। पहले देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं, फिर फाइनली उद्धव ठाकरे शपथ लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये उद्धव ठाकरे सरकार के लिए पहली गंभीर राजनीतिक चुनौती है। ये पूरा जो प्रकरण होता है, एंटीलिया के बाहर जिलेटिन मिलती है, सचिन वाजे का नाम आता है, उद्धव ठाकरे बयान देते हैं,
उसके बाद परमबीर सिंह पर प्रेशर आता है, परमबीर सिंह वर्सेस अनिल देशमुख होता है, परमबीर सिंह को पद से हटाया जाता है, वो चिट्ठी लिखते हैं और एक एक करके फिर कई नाम आने लगते हैं। रश्मि शुक्ला की जांच का जिक्र होता है, जायसवाल जो डीजीपी थे उनकी जांच उन्होंने फाइल होम मिनिस्ट्री को बढ़ाई थी, उसका जिक्र होता है। उधर एटीएस में शिवदीप लांडे हैं जो फेसबुक पे अनाउंस कर देते हैं कि वी हैव सॉल्व्ड द केस, एनआईए की एंट्री होती है। और इन सब के बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सरकार पहली दफा बैकफुट पर दिख रही है। जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, हम सब जानते हैं कि मुंबई की पुलिस कमिश्नर की जो पोस्ट है वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। आप मुंबई में हैं, आप पिछले 2 दशक से ज्यादा से महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं, आपकी इसमें क्या सीख है, क्या नजर आ रहा है आपको फिलहाल? ये संकट तो है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन ये पॉलिटिकल संकट है क्या, इसको लेकर मेरे दिमाग में सवाल है। ठीक है, तो हम लोग मतलब पहले हम लोग संकट की बात करते हैं, फिर पॉलिटिकल संकट पर आते हैं। संकट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई की किसी पुलिस कमिश्नर ने उनको हटाने के बाद सीधे होम मिनिस्टर पर ही दावा ठोक दिया। मतलब उन पर सीधा खत लिख के ओपन उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया है। और वहां तक वो रुके नहीं है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर अब हाई कोर्ट भी चले गए, मुंबई हाई कोर्ट। जी, मुंबई हाई कोर्ट अब चले गए। उन्होंने सिर्फ एक चेंज उसमें ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्रिमिनल पिटीशन फाइल किया था और यहाँ पर उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट किया है उसको। ठीक है, ताकि चीफ जस्टिस के पास वो चला जाए। लेकिन उसमें बात मतलब निकलती बात ये है कि इसका मतलब ये कि जो सत्ताधारी है उनका अपने अधिकारियों पर, आईपीएस अधिकारियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं है या उनसे वो डर नहीं रहे। उसका दूसरा मतलब ये भी निकल सकता है, जो मतलब समझने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं, कि आमतौर पर कोई भी अधिकारी ये तभी करता है कि या तो वो अपनी सर काटने के लिए तैयार हो कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, उस पर अन्याय हुआ में किसी से, इसकी उदाहरण हमारे पास तो शहादत के लिए तैयार हैं या शहादत के लिए तैयार हो जाते हैं, या तो जाहिर सी बात है कि उनको सेंटर से पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद है, इसके लिए वो तैयार होते हैं। तो अब मैं छाती ठोक के ये कह नहीं सकता कि वो एक्चुअल करना क्या चाहते हैं, शहादत के लिए तैयार है या उनको सेंटर से समर्थन है, तो वो लड़ाई के लिए मजबूत उनके पास वजह है उसकी। लेकिन ये बात तो तय है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनके खिलाफ सीधे सीधे एक रिवॉल्ट कर दिया है, और ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। जब आपके अंडर काम करने वाला ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर, फिर वो आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो या किसी भी शाखा में काम करने वाला अधिकारी हो, वो आपको सीधे चुनौती देने लगता है, तो ये बात किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। यानी आपका उस पर पकड़ नहीं है, ठीक तरीके से आपने उसको चुना नहीं है, ये बात उसका नजर आती है। तो उस लिहाज से देखिए तो उद्धव ठाकरे एज ए चीफ मिनिस्टर, उनकी प्रशासनिक शैली जो है, क्योंकि वो नौसिखिया है इसमें, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, किसी भी पद का उन्होंने कभी ना मंत्री रहे थे, ना उन्होंने राजनीति तो घर में देखी थी, सरकार घर में देखी होगी, लेकिन खुद वहां पर बैठकर कभी कुछ चीजें नहीं की। तो जाहिर सी बात है कि वो बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। दूसरी बात यहाँ पर दिखती है कि तीनों पार्टियों का आपस में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम नजर आया है यहाँ पर, थोड़ा क्या काफी कम नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने तुरंत उस चीज को पकड़ लिया और अटैक किया, क्योंकि मामला कहाँ शुरू हुआ था, देखिए आप, मामला शुरू हुआ था कि एक एंटीलिया के बाहर एक विस्फोटक मिलते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि वो विस्फोटक तो पुलिस के ही एक ब्लू आइड बॉय अधिकारी है, उन्होंने वहां पर रखे हुए हैं, इस तरीके की बातें सामने आती है। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस कमिश्नर है उनको वहां से हटाया जाता है, और वही पुलिस कमिश्नर जिन पर अपोजिशन को हल्ला करना चाहिए कि उनके अंडर ये बात कैसे हुई, उनके रहते उन्हीं के कंपाउंड में काम करने वाले एक क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी ने यह बात कैसे की, वही पुलिस कमिश्नर होम मिनिस्टर के खिलाफ चिट्ठी लिख देते हैं और होम मिनिस्टर बैकफुट पर चले जाते हैं कि अब इसका जवाब कैसे देना है। तो सरकार को संभलने में उस पर टाइम लग गया। अगर कोऑर्डिनेशन सही होता, देखिए फाइनली किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का या सरकार का सोर्स कौन होता है, वही आईपीएस अधिकारी होते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी होती है। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं आ रही है तो वो जितनी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है या आईपीएस अधिकारियों की है या पुलिस महकमे की है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आपने उन पर उस तरीके से अंकुश या अनुशासन नहीं रखा
कि उनकी हिम्मत हुई कि आपको गलत जानकारी देने की, लेट जानकारी देने की, और जिसके वजह से विधानसभा में आप मुंह के बल गिर गए जब विपक्ष नेता दावा कर रहे थे कि सचिन वाजे का मनसुख हिरेन, जिनकी गाड़ी वहां पर मिली थी, उनसे संपर्क है, सीधा संपर्क है। ये जानकारी ही आपके पास नहीं थी और आप सचिन वाजे को बचाने में लग गए थे। आप ये कहने में लग गए थे कि सचिन वाजे को बिन लादेन की तरह क्यों पोर्ट्रे किया जा रहा है। यहां पर आप सबसे पहले फंस गए और विधानसभा में आपकी गलती होगी। ऐसा नहीं कि आप कई बार बयान दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है सरकार को चलाने के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रहा एक मुद्दा। और सरकार अब दो फ्रंट पर लड़ेगी इसको लेकर। एक तो ये कि जो आरोप लगे उसके लिए पॉलिटिकल लड़ाई जो भी है, और एक अभी कानूनी लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये मामला हाईकोर्ट पे भी गया हुआ है। तो ये पोल उनकी खुल गई। अब रही बात दूसरी कि भाई राजनीतिक दृष्टि से इसका क्या होगा। मैंने पहले भी एक बार इस प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अब अगर सरकार गिरनी है उसके दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला कि सरकार पे फूट पड़े, कोई एक बड़ा चंक, ठीक है, कि या तो कोई पार्टी की पार्टी शिफ्ट हो जाए, या तो कोई बड़ा चंक विधायकों का 20-20-20 ऐसे करके 40-50 विधायक चले जाए, और दूसरी बात राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये दो ही चीज होगी तब ये सरकार गिर सकती है, ठीक है। या तो कोई राजनीतिक सन्यासी ले लेके अब हमको नहीं करनी राजनीति, वो तो होगा नहीं। दो ही चीजें हो सकती है। तो पहली चीज है वो तो होते हुए नजर नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए भी ठीक नहीं है सरकार बनाने के, दूसरी जगह जाकर सरकार बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें। देखिए, बीजेपी ने पहले जो हमला किया था इस पूरे मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर किया था। लेकिन जैसे ही परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद उनका हमला एनसीपी पर भी हो गया, क्योंकि अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं वो एनसीपी के हैं। यहां तक कि शरद पवार पर भी उन्होंने हमला कर दिया। अब उन्होंने अब तक जो एक सुखलाहट रहती थी ना कि एनसीपी के साथ कुछ हो सकता है, तो अभी तो उनकी एनसीपी के साथ भी लड़ाई है। जो सवाल हमने उस वक्त उनको पूछा था कि भाई अजित पवार के साथ आप कैसे जा सकते हैं, अगर वो जाते हैं तो दोबारा वो भी सवाल का सामना उनको करना पड़ेगा। तो उसके वजह से अब सेना और एनसीपी दोनों के साथ लड़ाई हो गई है उनकी। कांग्रेस के साथ तो वो जाएंगे नहीं, तो वो ऑप्शंस तो यहाँ पर खत्म होते नजर आ रहे हैं। रही राष्ट्रपति शासन की बात, जहां तक मुझे लगता है बीजेपी नहीं चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगा कर आए। और अब ये उसको हम लोग क्रेडिट कहें उनका, मोदी जी का, या केंद्र सरकार का, या उनकी समझ क्या है, राजनीतिक समझ। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जम्मू कश्मीर छोड़कर, मतलब आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन लगा दिया गया था। अदरवाइज आप अगर देखें तो किसी भी राज्य को हटाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर अपनी सरकार नहीं लाई है उन्होंने ये कोशिश हमेशा की है कि वो सरकार बदनाम हो, वो सरकार की छवि ऐसी बने, जो कोई भी विपक्षी पार्टी करती है, कि वो सरकार की छवि ऐसी बने कि इनसे सरकार संभली रही जा रही है। यहाँ पर वहां पर पोलराइजेशन इस तरीके से हो जाए और वो सरकार की छवि ऐसे बन जाए कि ये सरकार ब्यूरोक्रेसी को हैंडल नहीं कर सकती, वहां पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, उनको सरकार चलाना आता नहीं है, वहां पर भ्रष्टाचार के मामले हो चुके हैं, वहां उन्होंने लूटपाट मचा रखी है। और ये बदनामी होने के बाद जब चुनाव होते हैं तो उसमें भाजपा को फायदा होता है और उस लिहाज से वो जीत कर आते हैं, जो हर कोई विपक्ष उनके स्टेट में करता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में तो उन्हें यह भी लगता है कि जनादेश जो मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को मिला था, मतलब वो एक ये भी दावा लगातार आता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए सर कि अमूमन ये देखा जाता है कि शरद पवार के महाराष्ट्र में राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर अजित पवार को देखा जाता था। होम मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो माना जाता है किसी भी सरकार में। क्या एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट का एंगल है कि ये मिनिस्ट्री अजित पवार के पास नहीं है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अनिल देशमुख है और जाहिर सी बात है कि वो भी एक पावर सेंटर बन गए होंगे, ये भी एक एंगल है क्या एनसीपी का इनर कॉन्फ्लिक्ट? नहीं, देखो ऐसा है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट की एंगल है, लेकिन वो दूसरे लिहाज से एंगल है। देखिए, जब सरकार बनी थी, आपको याद होगा 2019 में, तब अजीत पवार बगावत करके दोबारा पार्टी में लौट आए थे जी। उनको उप मुख्यमंत्री तो बनाया था, लेकिन और एनसीपी के पास दो सबसे बड़े पोर्टफोलियो, एक वित्त विभाग है यानी फाइनेंस है, और होम डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट तो ठीक है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप राजनीति चलाते हैं। बेसिकली आपको फंड एलोकेशन होता है, कौन से विभाग को कितना देना है, कोई विधायक आपके पास आता है कि मेरे विभाग के लिए दे दो, तो वो सारी चीज वहां से हैंडल।
लेकिन होम डिपार्टमेंट से आप कंट्रोल कर सकते हो सरकार को और अपनी सत्ता को। अब जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि पवार साहब को लगता था कि अजीत पवार होम मिनिस्टर बने। अगर अजीत पवार होम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो उनके पास जो चॉइस थे, जयंत पाटिल हो या बाकी हो, जो मुझे लगता है कि उनको अजीत पवार को पसंद नहीं थे। तो अनिल देशमुख ये एक अनलाइकली कैंडिडेट के तौर पर उभर कर सामने आए। ठीक है, अनिल देशमुख का इतिहास बड़ा रंजक है। जैसे रामविलास पासवान को हम जानते हैं कि वो लंबे समय से मंत्री है, अनिल देशमुख को भी यही महारत हासिल है। हालांकि एक बात के लिए शरद पवार उनको मानते हैं कि 2014 के बाद उन्होंने पार्टी चेंज नहीं की, वरना 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2014 तक वो सभी सरकारों में मंत्री रहे। मतलब शिवसेना बीजेपी के सरकार में भी मंत्री थे, शिवसेना के कोटे से निर्दलीय थे, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया था, उनका समर्थन था सरकार को। तो तब से लेकर 2014 तक वो लगातार मंत्री बने रहे। 2019 के पहले जो एनसीपी में मारकाट मची कि हर कोई बीजेपी में जा रहा था, उसमें अनिल देशमुख का नंबर नहीं लगा। अनिल देशमुख बने रहे एनसीपी के साथ। और विदर्भ में जहां पर पार्टी की बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, वहां पर अनिल देशमुख लगातार जीत कर आए। तो शरद पवार को लगा कि ये आदमी ठीक है, क्योंकि इतने साल से हमारे पास है और पहली बार उनको इतनी अहमियत वाली मिनिस्ट्री मिली है। वरना उनके पास फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन या एक्साइज इस टाइप की मंत्री पद रहे हैं उनके पास, लेकिन कभी जो प्राइम 5 मिनिस्ट्री जिसको कहा जाता है वो कभी अनिल देशमुख के पास रहा नहीं। तो इसीलिए उनके झोली में वो आकर गिर गया। अब अनिल देशमुख, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है मिनिस्ट्री चलाने का। उनको मेरे ख्याल से कई बार, मतलब होम डिपार्टमेंट जब आप चलाते हो तब आप एकदम टाइट रोप वॉक करते हैं। जो कहते हैं ना, ये मुंबई का पुलिस फोर्स एक ऐसा पुलिस फोर्स है कि जिसे कहते हैं ना कि आप उस शेर पे सवार हो सकते हो, लेकिन अगर आप उतर गए उसमें से तो वो खा जाएगा आपको। और इसका भुगतान कई लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो शायद उसमें उनकी थोड़ी गड़बड़ी हो गई और उसका खामियाजा दरअसल सरकार भुगत रही है। उन्होंने सिचुएशन अगर उस तरीके से हैंडल की होती तो अब सरकार भले कुछ भी कहे, लेकिन एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है सरकार के लिए कि उनका ब्लू व्हाइट बॉय, उनके मुंबई क्राइम ब्रांच का क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड, अब तक सचिन वाजे को वो जो प्रेज करते थे कि सचिन वाजे ने ये कर दिया वो कर दिया, वही आदमी इस तरीके से एक केस में पकड़ा जाता है। और तब पकड़ा जाता है जब उनके पास उसकी जानकारी ही नहीं है, केंद्र सरकार की एजेंसी आती है और उसको गिरफ्तार करती है। ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है और उसकी जिम्मेदारी अगर पुलिस कमिश्नर की है तो उसकी जिम्मेदारी है होम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए। ये बात समझने में कहीं ना कहीं सरकार की गलती हो रही है। और अब ये मामला पॉलिटिकल बन चुका है, क्योंकि तब तक तो ये मामला सिर्फ एम्बैरेसमेंट का था। अब जिस तरीके से परमवीर सिंह खत लिख रहे हैं, अब ये मामला पॉलिटिकल हो गया है, अब ये मामला उससे आगे निकल गया। अब एंटिलिया केस रह गया दूर। अब अनिल देशमुख को 100 करोड़ दिए कि नहीं दिए, ये देना पॉसिबल है कि नहीं है, या फिर रश्मि शुक्ला जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है उसको लेकर सवाल है। तो ये सारी चीज पर अब ये मामला चला गया। एंटिलिया केस तो एनआईए अभी जो भी करना है उसका वो सॉल्व कर देगी उसमें। तो ये मामला है। तो अनिल देशमुख का मंत्री पद जो है ना, वो इस लिहाज से जो एनसीपी के इंटरनल जो चीजें हुई है उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, कई लोगों ने, मैं पिछले दिनों मुंबई में था, कई लोगों ने कहा कि ये सरप्राइजिंग, इट्स अ बिग यू टर्न, क्योंकि अनिल देशमुख और परमवीर सिंह में बड़ी दांत काटी दोस्ती भी मानी जाती थी, मतलब बड़े सिंक में काम करते थे दोनों। नहीं, देखो ऐसा है कि नॉर्मली जो पुलिस कमिश्नर आता है उस पद पर बैठने के लिए वो सरकार के साथ ही काम करता है। ठीक है, अब ये मामला ही ऐसा हो गया कि जिसमें कहीं पुलिस कमिश्नर ही उस चपेटे में ना आ जाए, इस तरीके की चीज होने लगी थी, तो वहां से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। जिस तरीके से अनिल देशमुख ने स्टेटमेंट दिया कि पुलिस कमिश्नर का ये ट्रांसफर कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है, लूपहोल्स है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगा होगा कि अब मुझ पर सारा बिल फाड़ा जाएगा, बली का बकरा मुझे ही बनाया जाएगा और होम मिनिस्टर को तो कुछ नहीं होगा। उस चक्कर में उनका रिटेलिएशन हो गया। अगर उनका पिटीशन आप पढ़े तो उसमें भी उन्होंने, वो चिट्ठी में भी उन्होंने उसका जिक्र किया हुआ है कि जो अनिल देशमुख ने कहा था। तो यहाँ से मामला वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया। और आमतौर पर होम मिनिस्टर, मतलब ये अनिल देशमुख की पहली गलती नहीं है। देखिए, अनिल देशमुख ने कई बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे, जब इन्वेस्टिगेशन मोड पे होता है ना, तब कभी होम मिनिस्टर स्टेटमेंट नहीं देते। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत केस पे भी आपको याद होगा, मैंने आप
इसी प्रोग्राम में कहा था कि अनिल देशमुख ने पहली बार स्टेटमेंट दिया कि करण जौहर को बुलाएंगे, इनको भी बुलाएंगे, यानी कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर डायरेक्ट कर रहे थे पूरे इन्वेस्टिगेशन को कि और इनको शोबाजी के फेर में भी पड़ रहे थे। हाँ, शोबाजी के फेर में पड़ रहे थे। मुझे फेर में पड़ रहे थे। और उसके जुड़े कई पुराने और प्रतिष्ठित अधिकारियों ने ये बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई हम लोग जांच पहले भी करते थे लेकिन हल्ला नहीं मचाते थे, मतलब ये तमाशा क्रिएट ही करते थे, देखो अब इनको सम्मन कर लिया, देखो उनको कर लिया, फिर लगातार किया जा रहा है और अपना रसूख दिखाया जा रहा है, स्कोर सेटल किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें। तो उसकी वजह से दरअसल गड़बड़ हो गई उसमें, और उसकी वजह से अब हुआ, देखिए ये कोई मुंबई पुलिस का अकेला काला इतिहास नहीं है। मतलब 2002 की बात है, 2002 या 3 की बात है, जब तेलगी स्कैम काफी चरम पर था जी। और मतलब लिंक हमेशा वैसे ही रहती है। डायरेक्टर जनरल पुलिस सुबोध जायसवाल, जिनकी रिपोर्ट को लेकर, मतलब जिन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो उस तेलगी स्कैम की एसआईटी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। और उस वक्त मतलब आप सोचो, हायरार्की वाइज सोचो, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन पर आरोप लगे, उनको इस्तीफा देना पड़ा उसमें। महाराष्ट्र के मुंबई के छगन भुजबल थे, छगन भुजबल जी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रंजीत शर्मा, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाना था। उन्होंने रिटायरमेंट जल्दी करवा ली अपनी, और 15 दिन के भीतर, मतलब पुलिस कमिश्नर के पद से हटने के 15 दिन के भीतर उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हीं के नीचे काम करने वाले जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो मुंबई के क्राइम ब्रांच के हेड होते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। ये जो प्रदीप शर्मा और दया नायक और सचिन वाजे, सेलिब्रेटेड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है, इनके जो हेड थे, डीसीपी मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रदीप सावंत, उनकी भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए मुंबई पुलिस की जो मुख्य हायरार्की है पूरी, वो सारी की सारी एसआईटी ने उनको गिरफ्तार कर लिया उस वक्त, और होम मिनिस्टर को भी जाना पड़ा था उसमें। तो ये चैलेंज भी मुंबई पुलिस ने देखा हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं देखा है, लेकिन ये पूरा केस ही अलग है। मतलब ये माइंड बॉगलिंग जिसको कहते हैं ना, कि एक पुलिस अधिकारी खुद ही बॉम्ब रखता है, मतलब खुद ही जिलेटिन स्टिक्स प्लांट करता है, खुद ही उस केस का आयो बनता है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि भाई ये तो उनके साथ संपर्क में था, और फिर मामला खुलता है। वो भी तब खुलता है जब विपक्ष नेता विधानसभा में आरोप लगाते हैं, उसके बाद से ये मामला खुलता है। तो ये तो सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हालांकि पॉलिटिकल रिपरकेशंस उसके नहीं हुए होंगे, लेकिन अगर ये सरकार आगे चलती रहेगी, राष्ट्रपति शासन, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जल्दबाजी कोई करेगा इस पर, लेकिन अब इससे सुधारने के लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अपने आप ये चीजें चेंज हो जाएगी, उसके लिए उनको बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। अब दिखाना होगा कि हम लोग साथ में मिलकर सरकार भी चला सकते हैं। साथ में आके सरकार बनाना और साथ में आके सरकार चलाना, उस पर फर्क होता है। ये भी उनको कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि हम चला भी सकते हैं साथ में। एक राजनीतिक टिप्पणीकार ने मुझसे बातचीत करते हुए महाराष्ट्र की स्थिति पर ये कहा कि जो भी हैं वो एक किस्म की जल्दबाजी में हैं, चाहे शिवसेना वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे एनसीपी वाले हों, और सब तात्कालिक फायदे की सोच रहे हैं। किसी के टर्म में कोई, किसी के दिमाग में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विजन नजर नहीं आ रहा है, चाहे पॉलिसी को लेकर हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हो। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? देखो, नॉर्मली सरकार कोई भी आए, पॉलिसीज में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता नहीं, मेरा मानना है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो सरकार के पास इतना बहुमत हो कि वो अपनी पॉलिसी, मनचाही पॉलिसी लगा सके। तो जो केंद्र में हमको दिखाई दे रहा है कि वो अब अपनी मनचाही पॉलिसी लगा सकते हैं। उनको लगता है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बढ़ाना है दिल्ली में, तो वो बढ़ा सकते हैं। 370 हटाना है तो हटा सकते हैं। ये मेजर पॉलिसी शिफ्ट्स है। ठीक है, सीए एनआरसी लागू करना है वो लगा सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करनी है कर सकते हैं। तो जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस है उसमें जैसे उनको करना है वो कर सकते हैं। लेकिन कोalition गवर्नमेंट में पॉलिसी डिसीजंस मेजर चेंज नहीं होते, खास करके राज्य में अगर हम देखें तो। काम मतलब जैसे कोई, अगर किसी ने कोई काम शुरू किया है तो उसको आगे लेके जाता है या फिर उसमें कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन मेजर चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर राजनीतिक टिप्पणीकार की टिप्पणी राजनीति को लेकर है, तब तो मेरा मानना है कि हर कोई आज की तारीख में शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स ही कर रहा है, कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। कोई इस तरीके से नहीं बैठा हुआ है कि हम बैठेंगे, जैसे कांशीराम किया करते थे
कि मैंने बीएसपी बनाई, पहले बामसेफ बनाया, बीएसपी बनाई, सालों तक हम चुनाव लड़ते रहे, अपना बेस बनाया, फिर सही समय पे हम लोग गठबंधन की राजनीति में उतरे। उतना कोई सोच नहीं रहा है, सबको लगता है कि अभी मौका है, कर लेते हैं अभी। और ये शरद पवार की पॉलिटिक्स का क्या कहते हैं, हमेशा से उनका ये रहा कि वो शॉर्ट टर्म देखते हैं कि अब अगर टिकना है तो अभी ये करना होगा। उस तरीके से ही वो अपनी राजनीति करते हैं, वो मौका देखते हैं और इसी मौके, इसी उनके राजनीतिक तरीके की वजह से वो महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने 38 साल की उम्र में। अगर वो लॉन्ग टर्म सोचते तो शायद कांग्रेस छोड़ के जाते ही नहीं, तो कांग्रेस में रहते। हो सकता है कि जैसे बाकी लोगों का करियर बना, उनका उस तरीके से बन जाता, उनको शायद गांधी लॉयलिस्ट बन जाते और उनको प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिल सकता था, उतनी काबिलियत तो है उनमें। लेकिन वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स देखते हैं ऐसे मामलों में कि मेरी पॉलिटिक्स किस तरीके से होगी, अभी इस वक्त अगर मैं ये करूं तो मैं राजनीति में बच सकता हूँ, राजनीति में जिंदा रहना जरूरी है। और उसी तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं और हर कोई उसी तरीके से करता है। अगर आप देखो तो उसी तर्ज पर हर कोई पॉलिटिक्स करता है। इसीलिए आप देखो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक साथ आए, वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स सोच के थोड़ी एक साथ आए थे। उन्होंने भी तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स सोची थी ना उस वक्त कि भाई यही मौका है कि साथ में आते हैं, शिवसेना हट जाएगी, पवार साहब हट जाएंगे, ऐसा ही कुछ सोचा होगा ना उन्होंने। तो ये सिर्फ ये तीन पार्टियों ने नहीं, लेकिन सबका यही तरीका होता है आज की तारीख में। ऐसा नहीं है कि चलिए, मेरे दो सवाल और हैं। पहला सवाल है कि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस स्पॉटलाइट पे आ गए हैं ना, सक्रिय दिख रहे हैं। बीच में लोगों ने अलग अलग तरीके से उनकी पॉलिटिक्स में जो है चाहे उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया था कि साहब बिहार भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, एक विरोध हो रहा है। लेकिन अभी वो फ्रंट फुट पे, आपको लग रहा है कि एक उनको नए किस्म की पॉलिटिकल ऑक्सीजन मिल गई है इस केस के बाद? नहीं, ऑक्सीजन तो मिली है। देखिए, वो नेता विपक्ष के तौर पर अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आज की स्थिति में केंद्र में तो उनको एडजस्ट किया जाएगा ऐसी कोई स्थिति है नहीं। उनको, उनका मिशन महाराष्ट्र है। अब वो सरकार बनाने का मिशन है। अब वो चुनाव के जरिए हो या फिर अगर कोई कल सचमुच में अगर जो पार्टी टूट जाती है कोई है, तो उनका हाथ तो उस पर रहेगा, उनका दावा तो रहेगा उसमें। तो उन पर जिम्मेदारी है मिशन महाराष्ट्र की, और वो उस चीज को निभा रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले साल भर में वो कोई एक सॉलिड मुद्दा ढूंढ रहे थे। ठीक है, मेरा खुद का आकलन ये है कि अब तक मैंने उनको जो नेता विपक्ष के तौर पर देखा, उनमें उनका गुस्सा नजर आ रहा कि मुझे फंसाकर मुझसे चीफ मिनिस्टरशिप ले ली, मुझसे मुख्यमंत्री पद ले लिया गया। वो जो खिसियाना होता है ना, वो नजर आ रहा। पहली बार इस मुद्दे पर उनके पास एक सॉलिड मुद्दा हाथ में आया। इससे पहले भी मैंने देखा, कोविड के समय भी वो कई बार कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप किया करते थे, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। वो ठीक है, वो हर विपक्ष का नेता करता है। कोई भी विपक्षी पार्टी कभी ये नहीं बोलती कि सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन वो बिकरिंग जैसा लग रहा था, वो थोड़ा सा खिसियाने जैसा लग रहा था। पहली बार उन्होंने अचूक मुद्दा पकड़ा, और ऐसा मुद्दा पकड़ा कि सरकार को बैकफुट पर जाकर रख दिया। कोई ये नहीं कह पाया कि ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने सही मुद्दा पकड़ा, और विपक्ष नेता के तौर पर पहली बार वो इस चीज में कामयाब रहे कि तीनों पार्टियों को एक बार फिर साथ में आकर सोचना पड़ा कि कहीं कुछ गलती हो गई है, उसको ठीक करना पड़ेगा। वो लीजर हैप्पी गो लकी एटीट्यूड से नहीं चलेगा। कांग्रेस एनसीपी इसी तरीके से सरकार चलाते हैं। वो उनका मतलब जो होता है ना, पुराने जमाने में हाथी पे बैठ के राजा लड़ाई के लिए निकलते थे, और अंग्रेज जो होते थे वो बड़े फुर्तीले, और जो भी 10 लोग हैं वो प्रॉपर उनको ये लगाकर उनको बड़ी बड़ी सेना को हरा देते थे। तो ये हाथी पर चलने वाले राजा लोग हैं कांग्रेस। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी प्रशासन पर पकड़ कैसी मानी जाती थी ब्यूरोक्रेट्स? काफी जोरदार पकड़ थी उनकी, और उसी का फायदा शायद उनको हो रहा है इस वक्त में। देखिए, ऐसा है कि वो इस बात को ब्यूरोक्रेसी के मन में जीवित रख रहे हैं कि मैं कभी भी आ सकता हूँ वापस। इस बात को उनके मन में जीवित रखने में वो कामयाब हो रहे हैं। अपनी वफादारियों पर एक पहरेदारी भी रखी। आप अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन मांगू, आई एम श्योर कि उनको मिलता होगा इन्फॉर्मेशन। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उनके अपने सोर्सेस होंगे। हर कोई नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका है या मंत्री रह चुका है, उनका अपना अपना सोर्स होता है इसमें, और राज्य में वो रखना पॉसिबल भी होता है। केंद्र में शायद डिफिकल्टी होती होगी, लेकिन यहाँ पर तो पॉसिबल होता है। तो
वो इतनी बात तो जीवित रख रहे हैं कि देखो मैं वापस आ सकता हूँ, अगर मैं पॉसिबिलिटी है कि मैं आ सकता हूँ। वो आएंगे नहीं आएंगे ये कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटी उन्होंने जिंदा रखी है। उसके वजह से ब्यूरोक्रेसी उनको अभी भी डरती है, उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है। ये बात उन्होंने साबित करके दिखा दी है इस बार। उनके दौर में कलेक्टर और एसपी रहे कई लोगों ने मुझे कहा कि कम्युनिकेशन इतना क्लियर था कि उनका कहना था कि अगर कोई अर्जेंट मैटर है मुझे एसएमएस ड्रॉप करो, आई विल कॉल यू बैक, या फिर एसएमएस पे ही निर्देश दे देते, तो वो डायरेक्ट जिले पे। हाँ, उसका कारण सिंपल था। देखो ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो सरकार चलाई महाराष्ट्र में, वो बिल्कुल एक तरीके से पीएमओ उन्होंने तैयार किया था। देखिए सीएमओ होता है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस होता है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा मंत्रिमंडल देवेंद्र फडणवीस खुद ही चला रहे थे। उनके यहाँ पर ओएसडीज की फौज थी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज की। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं खास करके उसके लिए उन्होंने अपने ऑफिस में ओएसडी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखे हुए थे। वो अपने मंत्री पर नहीं छोड़ा था उन्होंने कि अगर सपोज कोई बड़ा रोड बांधना है तो जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उस पर छोड़ दिया, वो कर लेगा कैबिनेट ने मंजूरी देने के बाद। ऐसा नहीं था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से उसका फॉलो अप था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, समृद्धि हाईवे हो, या जलयुक्त शिवार करके उनका एक प्रोजेक्ट था कि गांव गांव में जाकर, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स का पूरा कोऑर्डिनेशन और ये उन्होंने अपने पास रखा था। तो जाहिर सी बात है कि वन मैन कम्युनिकेशन था उनके यहाँ पर। उनको जैसे यहाँ पर अगर सपोज पकड़ के चलिए, कल अगर आपको मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बदलना है, ठीक है, तो मुंबई के आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का डायरेक्ट अधिकार ये मुख्यमंत्री के पास होता है, होम मिनिस्टर के पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे खुद के मन से डायरेक्टली वो नहीं बदल सकते। उनको होम मिनिस्टर की राय लेनी होगी, क्योंकि एनसीपी के साथ उनकी सरकार है। अगर सपोज किसी और डिपार्टमेंट में कहीं पर ट्रांसफर करनी है, तो उस डिपार्टमेंट का मंत्री अगर शिवसेना का नहीं है, तो उस डिपार्टमेंट के मंत्री की उनको राय तो लेनी होगी। भले वो प्रिवेल करे अपने बात को लेकर, लेकिन राय तो लेनी होगी और उस पर समय तो जाएगा। यहाँ पर वो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली खुद ही डिसीजन ले सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी पकड़ ज्यादा थी, और वो पकड़ उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को और मजबूत बनाकर, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया उस तरीके से उन्होंने और भी मजबूत बनाई। तो चेहरा वो अकेले बन गए पूरे पूरे मंत्रिमंडल। एक आखिरी सवाल, रश्मि शुक्ला की जो जांच रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसका विपक्ष ने भी जिक्र किया, लीक भी हुई, और उसमें बात सिर्फ होम मिनिस्टर की नहीं, चीफ मिनिस्टर की भी हो रही है। और जिस तरीके से उस जांच रिपोर्ट को अब खारिज किया गया और उल्टा ये कह दिया गया कि इन्होंने कैसे फोन टैप कर लिए, rather than talking about those evidences और those allegations, या नवाब मलिक का स्टेटमेंट आया, या फिर एक वो शायद अकोला से विधायक है निर्दलीय, उनका आया कि मेरे पास फोन आया था, इस तरह की चीजें। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने मुझसे बातचीत में कहा था कि जब सरकारें थानों से चलती हैं तो उनके जाने का वक्त आ जाता है, इस तरह की बात। और उसको ही अगर और बहुत सूत्र वाक्य में कहें तो जब प्रशासन शासन पर हावी हो जाता है तब दिक्कत हो जाती है। आपको लग रहा है कि इस सरकार के साथ ऐसी कोई स्थिति आ रही है, क्योंकि सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेशन नहीं है, अलायंस के कंपल्शन है, मुख्यमंत्री को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं हो सकता है आगे और भी खुले? ये बात तो जो मैंने खुद ही ये बात कही है कि सरकार की पकड़ मजबूत नहीं थी, इसीलिए ये सारी चीजें आज देखने को मिल रही है। तो ये अगर सरकार उनको टिकानी है तो 1.5 साल के बाद उनके लिए ये एक जिसको हम कहते हैं ना, ये बेल बजी है उनके लिए, डेंजर बेल जो कहते हैं ना। अब उनको जिंदा मतलब अपनी नींद से उठने का समय आ गया कि अगर वो कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ तो उनके लिए क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट को लेकर ना सौरभ, थोड़ा सा डिटेल हमको समझना होगा। देखिए दोनों तरफ की चीजें लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब उसमें जो होगा वो आगे पता चलेगा। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी ने कल अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पास सबमिट की है, और यही चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे जब रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, तो देवेंद्र फडणवीस ने 3 आरोप लगाए थे रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर। पहला आरोप उन्होंने ये लगाया था कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में उन्होंने पता किया कि उसमें ट्रांसफर्स के वादे किए गए थे, पैसे के लेन देन की बात हुई थी, और उसमें से कई लोगों के ट्रांसफर्स हुए। ये पहला आरोप उन्होंने लगाया था। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया था कि ये रिपोर्ट रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुबोध जायसवाल को दी। सुबोध जायसवाल ने वो खत लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी और उस पर कोई भी कार्रवाई
नहीं हुई, किसी भी तरीके से सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं ली। ये आरोप उनका 2 नंबर का आरोप था। और उसके बाद उन्होंने कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की है वगैरह वगैरह, ये बात उन्होंने उस तरह। अब जो पहला वाला आरोप है कि उस पर बहुत ज्यादा पैसे के लेन देन की बात है, तो चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्ट कहता है कि जो बातचीत थी, ठीक है, वो बातचीत किस टाइप की थी। उनका ये कहना है कि रश्मि शुक्ला ने उनसे टेलीग्राफ एक्ट के तहत कुछ नंबर्स दिए और कहा कि इन नंबर्स को टैप करना जरूरी है। उनका ये कहना है कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत आप उन्हीं लोगों के नंबर टैपिंग पर डालते हो जो देश विघातक कृत्य करने के लिए करने का आप जिन पर आपको संदेह होता है, उनके नंबर आप टैप करने के लिए डालते हो कि उनका उनसे कोई संपर्क है उस तरीके से। तो उसके बिना पर उन्होंने परमिशन ली, ये उनका कहना है। तो उनका कहना है कि उनको मिसलीड किया गया। दूसरा उनका कहना है कि जो जिन लोगों का फोन टैप किया गया वो ऐसे ही रैंडम लोग हैं जो आपस में बात कर रहे थे, जैसे तुम और मैं अगर बात करें और मैंने बोला कि मैं इनका ट्रांसफर करा सकता हूँ, उनका ट्रांसफर करा सकता हूँ टाइप से, लेकिन उनका कोई भी कॉन्वर्सेशन ये किसी मंत्री या मंत्री के पास काम करने वाले लोगों के साथ वाला कॉन्वर्सेशन का टैपिंग उनके पास नहीं था। तो कोई ठोस उन्होंने ये वजह नहीं रखी थी उसको लेकर। तीसरी बात उन्होंने रखी कि जिस वक्त उन्होंने ये रिपोर्ट दी उस वक्त कोविड की वजह से महाराष्ट्र में कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, तो जिसके वजह से उनका ये दावा कि ट्रांसफर्स के लिए चल रहा था वो गलत है, ये बात उसमें उन्होंने रखी है। और चौथी बात उन्होंने उसमें रखी है कि जिन ट्रांसफर्स का दावा उसमें किया गया था रिपोर्ट का, वो ट्रांसफर्स उस तरीके से हुआ ही नहीं है असलियत में। और पांचवी बात उन्होंने रखी है कि जो ट्रांसफर्स बाद में हुए कोविड की गाइडलाइंस के वजह से जो ट्रांसफर्स पर रोक लगी थी वो हटने के बाद वो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के सुझाव के आधार पर किए गए। तो महाराष्ट्र में पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है और उनका ये कहना है कि उस बोर्ड पे महाराष्ट्र के डीजी सुबोध जायसवाल खुद हैं और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी उस पे थे, और जितने ट्रांसफर्स हुए उन ट्रांसफर्स के लिस्ट पर उनके भी दस्तखत है। तो उनका ये कहना है कि फिर ये काहे का बवाल काहे का, ऐसा उनका कहना। लेकिन ये कहने के बावजूद भी, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होने के बावजूद भी ये नकारा नहीं जा सकता कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के सलाह जो दी जाती है या कहा जाता है उन पर राजनीतिक दबाव होता है। कई ट्रांसफर्स, अब ये ओपन सीक्रेट है, हालांकि हम लोग कभी उसको प्रूव नहीं कर पाए अब तक, और रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट वहां तक नहीं जा पाई है, इसके लिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। हो सकता है कि आगे इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन ये बात तो सच्चाई है कि उस पर होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इनका या फिर जो भी कोई सरकार चला रहे हैं उनका दबाव होता है, और ये ऐसा नहीं कि इनके ही समय होता होगा। आई एम श्योर कि वो हर गवर्नमेंट के टाइम होता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में देखो एक बात उन्होंने कही थी कि हम पुलिस रिफॉर्म्स को लागू कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार वो करना नहीं चाहती। बिल्कुल, नोबडी। ये कोई भी सरकार नहीं करना चाहती, पूरी तरीके से उन पर नहीं छोड़ना चाहती कि आप डिसाइड करो कि पोस्टिंग कैसे हो। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही जब परमवीर सिंह का पिटीशन उनके पास गया था, हालांकि उन्होंने सुना नहीं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट में ये बात आई है उसमें, तो ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर ये रिपोर्ट मेरे पास होता तो मैं खबर जरूर बनाता, क्योंकि भाई स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर का ये रिपोर्ट है और उस पर कोई कार्रवाई हमको दिखी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने रिकमेंड किया था कि इस पे मामला दर्ज करके इसकी जांच की जाए करके, तो वो हुआ नहीं। तो कोई भी खबर बनाता, विपक्ष के नेता के हाथ में रिपोर्ट लगेगा तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नेता भी सवाल उठाएंगे कि देखिए रिपोर्ट में तो कहा गया है, आपने किया क्या। अब सरकार का कहना है कि उस पर करने जैसा कुछ था नहीं, इसके लिए हमने किया नहीं। अब वो वाद विवाद होगा, कोर्ट पे पता चलेगा कि कोर्ट उस रिपोर्ट को सीरियसली लेता है या सरकार के जवाब को सीरियसली लेता है, और आगे इस केस पे क्या निकलता है। लेकिन आमतौर पर 2G स्कैम के साथ क्या हुआ हमने देखा, इरिगेशन स्कैम के साथ क्या हुआ हमने देखा, तो वो अभी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचते हैं ज्यादातर मामले। करेक्ट। चलिए साहिल जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। नेता नगरी को, ललन टॉप के दर्शकों को अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए, कोविड का टाइम है और महाराष्ट्र में सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल भी है। और जाते जाते एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, क्योंकि तुम कलकत्ता में हो जी, तो मुझे ये जानना है कि भाई कलकत्ता में क्या हो रहा है, कि सब कुछ में जो दिख रहा है टीवी पे वही हो रहा है, या वहां की स्थिति कुछ ऊपर नीचे यहाँ वहां के मोड़ खा रही? मैं टीवी पर क्या दिख रहा है इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं हूँ। ओके। हाँ, मैं इस मामले में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हूँ, अखबार जरूर पढ़ता हूँ और या फिर बिल्कुल ही डिजिटल पे आ जाता हूँ। और देखिए आप भी डिजिटल पे आ गए हैं, टीवी से मुंबई आज तक चला रहे हैं आप मुंबई तक चला रहे हैं।
बंगाल विल सरप्राइज। हम्म हाँ, मतलब चर्निंग बहुत हो रही है हम्म और कई पोल प्रेडिक्शंस फेल होंगे। बंगाल विल सरप्राइज, ऐसा जो रिपोर्टर्स हमारे घूम रहे हैं जमीन पे, हम्म उनका ये कहना है कि लोग अपनी इलेक्टोरल चॉइस को लेके श्योर तो हैं पर वोकल नहीं है अभी उतने। तो ये और तो ममता दीदी के लिए डर की बात होनी चाहिए ना ये तो। जी, आप ये कह सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अर्बन और रूरल का डिवाइड भी दिख रहा है इलेक्टोरल पैटर्न का, अर्बन का, रूरल का, और जो तमाम और एक्स्ट्रा फैक्टर्स की बात की जा रही है ना कि फुरफुरा शरीफ, ओवैसी, ओवैसी तो नहीं है अभी ना, ओवैसी तो चले गए ना। हाँ, मतलब फुरफुरा शरीफ, कांग्रेस, सीपीएम, ये सब जो बातें हो रही हैं वो नहीं है अभी। खेल जो है वो कट टू कट नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। आखिर में एक छोटा सा चाहूंगा, क्योंकि मैंने वो प्रशांत किशोर का इंटरव्यू देखा 2019 में, तुमने किया था ना वो वाला, 2019 जी। तब तो वो बोल रहे थे कि मैं तो अब ये सब छोड़ चुका हूँ, मैं ये सब नहीं करूंगा करके। और ये आखिरी, तब उन्होंने बंगाल का जिक्र नहीं किया था कि तब उन्होंने कहा था ना कि मैंने आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी पहले से लेके रखी है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तब तक उन्होंने बंगाल का जिक्र नहीं किया था उस इंटरव्यू में जी। और वो अभी बंगाल का काम कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल, उन्होंने कहा था ना कि अब मैं सब ये छोड़ चुका हूँ, लेकिन जो मैंने छोड़ने के पहले काम लेके रखे थे वो मैं खत्म करना चाहता हूँ। दरअसल तब प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड राजनीति में चले गए, उपाध्यक्ष थे और वो उसी में भविष्य तलाश रहे थे। इसलिए वो कह रहे थे कि कंपनी विल कीप डूइंग, लेकिन मैं फोर फ्रंट पे नहीं रहूंगा। क्योंकि फर्ज करिए अगर वो जेडीयू में रहते, जेडीयू इज पार्ट ऑफ एनडीए, और फिर वो यहाँ एग्रेसिवली बीजेपी का विरोध करते, तो वो जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, सबके लिए। तो अभी मुझे वही पूछना है कि अब वो तो बात उन्होंने बदल दी, अब उन्होंने बंगाल का किया। अब वो उस दिन राहुल कंवल के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भाई अगर मैं, उन्होंने जो कहा है कि 100 मतलब बीजेपी 3 नंबर तक नहीं पहुंच पाएगी, नहीं जाएगी, तो मैं ये सब छोड़ दूंगा, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ देंगे। हाँ, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो छोड़ दूंगा, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि तब प्रशांत किशोर और भी सक्रिय राजनीतिक भूमिका में नजर आए। चलिए आप इंटरव्यू करिए, मेरे ख्याल से मुझे जी, मैं दोबारा उनसे मुलाकात करूंगा। मैं इनफैक्ट आज पूरे दिन ही, आज मेरा बंगाल में पहला दिन है सक्रिय रूप से। मैं संघ के, भाजपा के, सीपीएम के और टीएमसी के तमाम जो आइडियलॉग्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्हीं से मिल रहा हूँ ये समझने के लिए कि उनके दिमाग में क्या स्ट्रेटजी चल रही है। और बाकी फिर आप जमीनी हकीकत, हमने एक सीरीज शुरू की है ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक हमारी होती है जो मेन स्कीम्स होती हैं रूलिंग गवर्नमेंट की, उनकी हम पड़ताल करते हैं, तो वो भी शुरू की है। तो उसमें भी मिक्स्ड फीडबैक आ रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सब चीजों को लेके डिसएंगेजमेंट है थोड़ा सा, कुछ स्कीम्स को लेके लाभार्थी हैं, लेकिन जो लोअर लेवल पर एंगर है टीएमसी के नेताओं को लेके, वो ममता बनर्जी को मुश्किल पड़ रहा है। और लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि कोई भी पार्टी हो इस देश की, है ना, अगर आपकी एक आइडियोलॉजिकल लाइन और उस लाइन से बनना आर्डर नहीं है, तो आप लॉन्ग रन में पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। तो कई बीजेपी के लोगों को भी लगता है, लेफ्ट के भी लोगों को लगता है कि ये टेम्परेरी खेल है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल या आगे की टसल तो लेफ्ट वर्सेस बीजेपी ही होगी, बीजेपी रहने वाली। हाँ, ऐसा उनका नहीं, आकलन तो ठीक है, आकलन तो ठीक है, लेकिन उसके लिए उनके लोग बचे रहने चाहिए ना ग्राउंड पे। हाँ, अगर वो लेफ्ट अपने आप को थोड़ा रिवाइव करवाए, सर्वाइव कर पाए, वो सारी चीजें, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। देखते हैं 2 मई को जनादेश क्या आता है, मिलेंगे। इट्स गोना बी अ हिस्टोरिकल इलेक्शन, ऑब्वियसली मुझे भी वही लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही, जिसमें दर्शकों के सवाल आते हैं और हम अपनी समझ भर उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ओमकार का है, What is the reason we are seeing more younger faces given responsibility and RSS like we have seen in the case of Dattatreya Hosbale replacing भैया जी जोशी? देखिए, भैया जी जोशी के विकल्प के बारे में लंबे समय से बात हो रही थी। 2018 में भी इसकी चर्चा हुई थी। 2018-19 में वो स्वास्थ्य कारणों से भी ये पद छोड़ना चाहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में 100 बरस का हो जाएगा, तो ये भी बात चल रही थी कि एक 75 का जो बैरियर है, और संघ में ये परंपरा भी है कि यदि सरसंघ चालक को या उनसे बात के लोगों को लगता है कि वो स्वास्थ्य कारणों से
जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, उतने सक्रिय नहीं पा रहे, तो वो पद छोड़ते। हमने ओबे शेषाद्री के केस में ये देखा, हमने देखा कि कैसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया ने वो पहली सुदर्शन के लिए पद छोड़ा। तो दत्तात्रेय होसबले का आना उसी क्रम में देखा जा रहा है। एक दिलचस्प एडिशन है कि दत्तात्रेय होसबले के पीछे कई राजनीतिक पंडित कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की भी बैकिंग है। तो ऐसे में कई लोगों को लग रहा है कि वो जो एक चेक है वो रहेगा या नहीं। हालांकि संघ के कई जानकार कहते हैं कि संगठन इस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से राजनीतिक टिप्पणीकार काम करते हैं, और ये मात्र संगठन है और ये तात्कालिक राजनीतिक बाध्यताओं से बहुत आगे की सोचता है। और संघ की आप तैयारियों को देखें तो जब 2047 में देश की आजादी के 100 बरस होंगे तब देश कैसा होगा, इसको लेकर भी संघ में अभी से तैयारी चल रही है। तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनकी रहती है। बट ये एक बड़ा बदलाव है संघ के प्रक्रिया में। आप जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आए हैं संघ में, चाहे रियल संतोष हो, चाहे शिव प्रकाश हो, चाहे सौदान सिंह हो, उनके भी आप कार्य का विभाजन देखेंगे, उसके इर्द गिर्द जो गतिविधियां हो रही, तो वो भी एक दिलचस्प मूव है। अगला सवाल है सुधांशु पांडे का। माय क्वेश्चन इज दैट इज जितिन प्रसाद सिग्निफिकेंट इन यूपी एंड इफ यस देन व्हाई प्रियंका गांधी इज नॉट यूजिंग हिम इन हर कैंपेन। देखिए, ये जो राजनीतिक वंशावलियों से आने वाले दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, इनको लेकर मेरे मन में अपने किस्म के संशय रहते हैं। हालांकि कई दफा कई लोगों ने अपने आप को साबित भी किया है, जैसे इस वक्त जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, वो एक उदाहरण हो सकते हैं। स्टालिन के केस में भी ये बात कही जा रही है। जितिन प्रसाद के पिता कुंवर जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। इनफैक्ट उन्होंने अध्यक्षी के पद पर भी अपना दावा ठोंका था और बाद में राजनीतिक सलाहकार भी रहे थे सोनिया गांधी के। जितिन प्रसाद चुनाव जीते, राहुल गांधी की कोठरी का हिस्सा रहे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इस वक्त जैसे पसीना बहाने वाले नेताओं की जरूरत है, जितिन प्रसाद उस खांचे में फिट बैठते हैं? प्रियंका गांधी को ऐसा नहीं लगता है। हालांकि जब 2019 के चुनाव की बात हो रही थी और लग रहा था कि अब ये लगभग तयशुदा है कि जितिन प्रसाद भाजपा में चले जाएंगे, तब किसी तरह से उनको रोक लिया गया। लेकिन अगर जितिन प्रसाद जैसे नेताओं को आप पॉलिटिकली एडजस्ट नहीं करते हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नतीजे आते हैं। प्रखर खामपरिया का ये सवाल है कि हम नाइट कर्फ्यू देख रहे हैं, मैंडेटरी सर्टिफिकेट कुंभ मेले के लिए, नो गैदरिंग फॉर होली सेलिब्रेशन, लेकिन इलेक्शन रैलीज और सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर नहीं है, वाई इज इट सो? प्रखर इसको क्या बोलते हैं, इसको आयरनी बोलते हैं, जिसको मतलब ये बहुत दिलचस्प है कि जिन राज्यों में चुनाव आते हैं वहां पे सब चीजें छू मंतर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को कोरोना को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी इकॉनमी पहले ही हिट ले चुकी है और नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव तेज होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार को इस बारे में तत्परता से काम करना होगा और राज्यों को भी। ये वक्त साथ मिलकर लड़ने का है, आर्थिक मोर्चे पर भी और हेल्थ के मोर्चे पर भी। तो इलेक्शन रैलीज को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, लेकिन असल में वो दिखती नहीं है। बिहार में भी नहीं दिखी, बंगाल में भी नहीं दिख रही। ऋचा कुमारी का सवाल है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इंक्लूजन ऑफ वर्ड सेकुलर इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज द इमीडिएट पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड इट? ऋचा, आपका सवाल दिलचस्प है, लेकिन ये एक लंबी चर्चा की मांग करेगा एंड डोंट थिंक कि मैं तुम्हारा सवाल डक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी के समय उस समय पॉलिटिकल कंपल्शन थे, शी वांटेड टू प्लीज सर्टेन कम्युनिटीज। कई लोगों ने कहा कि वो सेकुलर वर्ड जोड़ के मुस्लिम कम्युनिटी को प्लीज करना चाहती हैं और सोशलिज्म वर्ड जोड़कर जो सीपीआई उनके साथ एलाय था उनको अपीज करना चाहते हैं। इस तरह की बात सामने आई थी, लेकिन इस पर एक विस्तार से पॉलिटिकल किस्सा बनता है और वो किया जाएगा। नम्रता जैन का सवाल है, while watching ललन टॉप शो in that मेरी सहेली advertisement there is always the word like उन दिनों is referred for period. When do you think we are going to normalize periods? नम्रता, पीरियड उतने ही सहज स्वाभाविक एक नेचुरल प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंटेक्स्ट में, ह्यूमन बॉडी के कंटेक्स्ट में, जितना कोई भी और चीज हो सकती है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एडवर्टाइजर इस चीज को लेकर सहज क्यों नहीं है। ये सहजता खूब पढ़े लिखों में तो धीमे धीमे आ रही है, पर शायद ऐसा हो सकता है, दो आई डू नॉट एग्री विद इट,
कि उनको लगता हो कि वो जिस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनमें अभी उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए आप देखिए कि आज भी सैनिटरी नैपकिन्स टीयर 2 सिटीज में या कस्बों में काली पॉलीथीन में लपेट के दिए जाते हैं। बट मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत खुलकर बात करने की जरूरत है। चाहे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हो, चाहे औरतों से जुड़े और दूसरी बीमारियों की या मुद्दों की बात हो। ये बीमारी नहीं है, ये तो एक नेचुरल साइकिल है, पर और भी चीजों को लेके दे आर नॉट दैट वोकल, क्योंकि घर में वैसा माहौल नहीं है, स्कूलों में वैसा माहौल नहीं है। तो वो फुसफुसाहटों के या दूसरे सोर्सेज के क्रम में हम तक सेक्स एजुकेशन या बॉडी पार्ट्स के बारे में एजुकेशन पहुंचती है, which is not a good thing, and sooner or later all the brands have to realize it. I really admire your observation and your conviction, और हमारा भी यही कन्विक्शन है ललन टॉप के न्यूज रूम में भी। और मुझे लगता है कि हर वर्किंग स्पेस में, ऑफिस में सैनिटरी नैपकिन्स, मेफ्टाल जैसी दवाइयाँ, जो वार्म वाटर के बैग्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, या मूड अपलिफ्टमेंट के लिए चॉकलेट या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और पीरियड लीव भी होनी चाहिए। और ललन टॉप में आई कैन प्राउडली से कि ये सब चीज़ें होती हैं। एक्चुअली नॉट प्राउडली, मतलब दिस शुड बी वेरी नॉर्मल। ये तो बोल दिया मैंने फ्लो में, बट यस, योर कंसर्न्स आर वेरी राइट। अजय सिंह का सवाल है, सिंस परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, डू यू थिंक दैट नन ऑफ द पार्टी इज डूइंग इट better than BJP? Yes, they are winning and they are creating events, they are creating narrative. So that is my answer is yes. कि perception के गेम में वो कई मोर्चों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी 19 भी साबित होते हैं, जो अगर इलेक्टोरल टर्म में देखें तो अभी तक वो अपने आप को एक क्रेडिबल ऑप्शन के तौर पे पेश नहीं कर पाए, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऑप्शन के तौर पे, या दक्षिण में अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त लग रहा है जमीन तलाशने में, कोशिश वो कर रहे हैं। तो कई जगह मात दिखाते हैं, जैसे किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा वर्ग है उनसे नाराज रहता है। अगला सवाल है, एनी 5 फीमेल MPs हु इज डूइंग एक्सेप्शनल गुड वर्क इन पार्लियामेंट? ये मुकेश का सवाल है। मुकेश, इसके लिए बहुत बृहद रिसर्च की जरूरत होगी, ऐसे आप चलते चलते नाम नहीं गिना सकते हैं। अगला सवाल है अंकित सिंह का, माय क्वेश्चन टू सौरभ, डू यू थिंक बीजेपी इज ओनली फोकसिंग ऑन बंगाल इलेक्शन एंड नॉट फोकसिंग ऑन असम दैट मच बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी? अंकित, मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस ऑब्जर्वेशन से। मेरे रिपोर्टर्स जो जमीन पर हैं, सुमित और निखिल, उनसे भी बात हुई है, और चूंकि बीजेपी वहां से 5 साल से सत्ता में है, तो उनको लग रहा है कि दे आर बेटर प्रिपेयर्ड। तो 5 साल पहले 15 साल से तरुण गोगोई थे, तो उनको ज्यादा पुश मारना पड़ा। और न्यूमेरिकली भी आप देखेंगे तो बंगाल चूंकि ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, ज्यादा बड़ा राज्य है, ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, एंड दे आर क्लेमिंग कि वो बाहर में आ सकते हैं। पर असम में भी दे आर वर्किंग हार्ड और अच्छा मुकाबला है वहां पर। समर्थ चौहान का सवाल है कि आपको लगता है शशि थरूर PM फेस हो सकते हैं? उनको यूथ कनेक्ट भी बहुत है और एक्सपीरियंस भी है। समर्थ, कोई भी PM फेस हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। जहां तक शशि थरूर की बात है, शशि थरूर अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, केरल में एक सेगमेंट में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप देखेंगे कि केरल में भी वो कांग्रेस के सबसे ज्यादा कद्दावर नेता हो, या केरल के हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी डिमांड हो, ऐसा नहीं है। मीडिया के चाहते हैं, स्कॉलर्स के चाहते हैं, बट टेक्स अ लॉट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री until unless you are not an accidental prime minister। और क्या शशि थरूर या ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जिस पार्टी में वो हैं, उस पार्टी का जो सर्वे सर्वाए गांधी परिवार वो जगह देगा? आई डाउट सो, बारिंग द एक्सीडेंटल केसेस। आखिरी सवाल है, शोभित का इमरजेंसी के टाइम की अच्छी किताब सजेस्ट कर सकते हैं? बहुत सारी किताबें हैं। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश की किताब है इमरजेंसी पर, वो आप पढ़ सकते हैं। कुलदीप नैयर की किताब पढ़ सकते हैं। संजय गांधी की ब्रीफ बायोग्राफी लिखी थी विनोद मेहता ने, वो देख सकते हैं। भूमि कपूर की किताब है, आप वो देख सकते हैं। तवलीन सिंह ने अपनी किताबों में इमरजेंसी का जिक्र किया है, आप वो देख सकते हैं। बिशन टंडन की एक किताब है, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है।
और शाह कमीशन की पूरी रिपोर्ट भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप वो भी देख सकते हैं। और कई नेताओं ने अपने मेमोइड्स भी लिखे हैं जनसंघ के और दूसरी पार्टियों के इमरजेंसी पर, आप वो भी देख सकते हैं। उस समय की आप रपटें भी देख सकते हैं। तो ये आज का जवाबदेही था। अब बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिफारिश। सिफारिश में आज मेरे पास ज्यादा सिफारिशें नहीं है, दो ही सिफारिशें करूंगा। एक तो आपने संबित पाल को सुना, उनकी ये किताब है द बंगाल कॉन्ड्रम। ये ब्लूम्सबरी ने छापी है, इसकी कीमत है 799 रुपए। और इस किताब में कई दिलचस्प एनेक्डोट्स हैं और बड़ी बारीकी से 2019 के लोकसभा चुनाव तक के बिल्डअप को दिखाया गया है और उसके बाद के जो पॉलिटिकल चेंज है। तो जिनकी बंगाल की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, पिछले एपिसोड में मैंने आपको दीप हल्दर की किताब रेकमेंड की थी, इस एपिसोड में मैं संबित की किताब रेकमेंड करूंगा आपको। और दूसरा मेरा रेकमेंडेशन है, मैंने एक चुनावी व्यस्तताओं के बीच भी टाइम चुरा कर एक वेब सीरीज देखी है, चाचा विधायक है हमारे, सीजन 2। जाकिर खान ने इसको क्रिएट किया है और आई रियली लाइक्ड इट। मतलब चटल सा है और थोड़ा हल्का फुल्का भी है, कहीं कहीं लेयरिंग भी खूब है और थोड़ा सा फील गुड भी आता है। एक आप जो अंडरडॉग की विनेबिलिटी पे हमारे और आपके सेंटिमेंट्स डिपेंड होते हैं। तो ये मेरे इस बार के 2 रिकमेंडेशन हैं। नेता नगरी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी चुनावी रफ्तों के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये अकीदा रहता है, ये भरोसा रहता है, ये विश्वास रहता है कि लल्लन टॉप जमीन पर जाएगा तो आपको एक्चुअल पिक्चर नजर आएगी। लल्लन टॉप जमीन पर है, लगातार रफ्ते भेज रहा है, उनको देखिए, पसंद आए तो शेयर करिए, कमियां लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब मैं भी आपको आने वाले दिन की भोर से चुनावी जमीन पर नजर आऊंगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अच्छा वीकेंड, परिवार के साथ वीकेंड, होली का त्योहार है और खूब उत्सव मनाइए, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के साथ।